जो कल क्लास हम लोगों का चल रहा था, सबको क्लियर हुआ? अदरवाइज उसको हम लोग 5 मिनट कल वाली क्लास से रिपीट करेंगे। तो कल आपका बेसिकली वी डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद एक केस लॉ, व्हाई इन्वेस्टिगेशन शुड बी फेयर एंड इफेक्टिव। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के कितने बेसिकली पार्ट्स हैं, पार्ट्स इन द सेंस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आता है। तो पहला है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है वैसे ही आप यू प्रोसीड टू द स्पॉट टू ascertain the facts. A third, to discover and arrest the offenders if possible. उसके बाद वो एक्चुअल कलेक्शन ऑफ एविडेंस, वो दो तरीके से होता है। पहला, थ्रू स्टेटमेंट्स ऑफ द एक्यूज्ड एंड ऑल अदर पर्सन्स टू विच द आईओ थिंक्स that he might be knowing about the offense. द कलेक्शन ऑफ एविडेंस का पार्ट है ये। नेक्स्ट आपका सर्च एंड सीजर, मतलब छापे मारते हैं, चीज़ों को जब्त करते हैं, रिकवरी करते हैं, ये सारा पार्ट आपका इन्वेस्टिगेशन का। उसके बाद द ओपिनियन दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉर्म्स, जो अपना ओपिनियन बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कलेक्टेड, कि जो भी पर्सन्स हैं, एक्यूज्ड हैं, वो चार्जशीट होने लायक हैं कि नहीं है, मतलब जो उन्होंने एक्ट्स किए हैं उसके अनुसार उन पर ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता है। तो चार्जशीट लगाना या फिर ये बताना कि इन पर ऑफेंस नहीं बनता है। तो सारा मिलके ये इन्वेस्टिगेशन है, जो कि आपका सेक्शन 154 से स्टार्ट होगा और सीधे जाके 178 तक है। इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट प्रोविजंस आपके 154 से लेकर 178 तक है प्राइमा फेसी। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आया था इन्वेस्टिगेशन के बारे में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देयर आर सर्टन लिमिटेशन, अल्टीमेटली पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन उस पर लिमिटेशंस हैं, प्रतिबंध हैं। जब मन करेगा तब वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है, जिस ऑफेंस में चाहे उस ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है, और जो चाहे वो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा ऐसा भी नहीं है। तो देर आर टू लिमिटेशंस ऑन इन्वेस्टिगेशन। एक, इन्वेस्टिगेशन कब इनिशिएट होगा, इन्वेस्टिगेशन कब पुलिस ऑफिसर स्टार्ट करेगा, दैट इज वन एस्पेक्ट, प्लस कौन सा पुलिस ऑफिसर होगा। तो इसको हम लोगों ने कल समझने का भी प्रयास किया था। तो सबको बात क्लियर हो गई थी कल? इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने वाली बात। तो इन्वेस्टिगेशन आपका कब, ओके। और ये भी चीज कि पावर टू इन्वेस्टिगेट 156 में है, सेक्शन 156, पावर टू इन्वेस्टिगेट। प्रोसीजर टू इन्वेस्टिगेट, अन्वेषण की प्रक्रिया, वो 157 में है। और कब आप इनिशिएट करेंगे इन्वेस्टिगेशन, वो भी आपका 157 में है। और इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होगा, पहला है when the officer in charge receives the information, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर उसको ऐसा लगता है, ही सस्पेक्ट्स, उसका ऐसा संदेह होता है
कि अपराध हुआ है, देन ही स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेशन। तो एक तभी वह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसके बाद वह सस्पेक्ट करेगा कि ऑफेंस हुआ है। और दूसरी शर्त क्या है, वह पुलिस ऑफिसर जिसको कि 156 में इन्वेस्टिगेट करने का राइट प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, वो इनिशिएट करेगा। तो कुछ शर्तें आपकी इनिशिएशन की 156 में है जो आपको इसके साथ पढ़ना पड़ेगा। 157 में कंप्लीट नहीं इनिशिएशन की बात है। 156 में लिखा हुआ है कि व्हेन द पुलिस ऑफिसर in charge receives an information who has power to investigate as per 156 और इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, पावर होना चाहिए इन्वेस्टिगेट करने का, प्लस उसके बाद वह ऐसा उसको लगे, ये सस्पेक्ट संदेह लगे उसको कि वहां पर ऑफेंस हुआ है, तब वह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी और उसको लगता है कि ऑफेंस नहीं हुआ है तो फिर नहीं स्टार्ट करेगा वो। लेकिन किस प्रकार के ऑफेंस में करेगा, क्योंकि 157 में लिखा हुआ है ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसको कि 156 में इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है। तो 156 में अब देखिए, टू इन्वेस्टिगेट, पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, वो 156 की बात है, क्योंकि 156 में ही लिखा हुआ है पावर टू इन्वेस्टिगेट। तो 157 में यह है कि जिस चीज में पावर टू इन्वेस्टिगेट होगा उसी में स्टार्ट करेगा वो, और किस प्रकार के अपराध में उसको इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो 157 और 156 मिला के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पुलिस ऑफिसर जब इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, वह पुलिस ऑफिसर जिसको कि 156 के अनुसार इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और उसको सस्पेक्ट होगा कि ऑफेंस हुआ है, देन विल स्टार्ट द। एक पॉइंट ये है। दूसरा, अदरवाइज कोई और तरीका भी है, जब उसको पता लगता है कि ऐसा अपराध हुआ है, सस्पेक्ट करता है, मान लो उसने खुद अपनी आंख से देख लिया और फिर लेके उसके साथ वही शर्त है 56 वाली। अगर किसी अन्य तरीके से उसको पता लगता है, एक तो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, दूसरा किसी अन्य तरीके से उसको पता लगता है कि ऐसा अपराध हुआ है जिसका कि उसको इन्वेस्टिगेट करने का राइट है, मतलब ऑरिजिनल ऑफेंस हुआ है, तो स्टार्ट करेगा वो। ये दो तरीके 157 में दे रखे हैं, टू बी रेड विद 1561। और तीसरा क्या है, 156(3) में लिखा हुआ है व्हेन द मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, तब स्टार्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन। ये तीन तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के। और चौथा भी है, अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट आदेश करता है इन्वेस्टिगेट करने का, तो मतलब दीज आर द 4 कंडीशंस व्हेन द इन्वेस्टिगेशन विल स्टार्ट। तो एक लिमिटेशन तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होगा। अपनी मर्जी से पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन किसी भी अपराध में कैसे भी स्टार्ट नहीं कर सकता है। देयर आर सर्टेन कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि 157 और 156 मिलाकर है कब स्टार्ट होगा। दूसरा लिमिटेशन, कौन करेगा, जो मन चाहे वो पुलिस ऑफिसर किसी भी अपराध में इन्वेस्टिगेट करेगा ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर है वही इन्वेस्टिगेट करेगा। तो लिखा हुआ हर जगह, 156 में लिखा हुआ है, 157 में लिखा हुआ है। 156 में क्या है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को ही अधिकार प्राप्त है इन्वेस्टिगेशन करने का।
अब ऑफिसर इंचार्ज के साथ आपको सेक्शन 37 पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 37 क्या है? सेक्शन 37 में लिखा हुआ है कि ऑफिसर इंचार्ज का सुपीरियर ऑफिसर को भी वो अधिकार प्राप्त है। किसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार सेक्शन 36 सॉरी सेक्शन 36 उस सुपीरियर ऑफिसर को भी अधिकार प्राप्त है। दैट मीन्स अगर ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन है, उसके सुपीरियर ऑफिसर को भी अगर मिलता है इंफॉर्मेशन, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो या तो ऑफिसर इंचार्ज करेगा या फिर सुपीरियर ऑफिसर करेगा। तो कौन करेगा वो भी बाकायदा लिखा हुआ है। तीसरा, जो ऑफिसर इंचार्ज है वो चाहे तो डेप्यूट करे अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को। सबऑर्डिनेट ऑफिसर खुद नहीं चला जाएगा, सुपीरियर ऑफिसर स्वयं जा सकता है क्योंकि ही सेम पावर्स, लेकिन सबऑर्डिनेट ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है अगर ऑफिसर इंचार्ज उसको डेप्यूट करे तो। लेकिन उस पर ये प्रतिबंध है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ बातें तय कर रखी हैं कि इस प्रकार के अपराध में इस रैंक से कम का अधिकारी या पुलिस ऑफिसर या पुलिस व्यक्ति इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, तो ऐसे सबऑर्डिनेट ऑफिसर को वो डेप्यूट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को भी राइट है, सुपीरियर ऑफिसर को भी है, और अगर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज डेप्यूट करता है अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, तो वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर भी स्टार्ट कर सकता है। कब स्टार्ट होगा उसके रिस्ट्रिक्शन है, कौन पुलिस ऑफिसर करेगा उसका भी है। तीसरा, किस स्थान का पुलिस ऑफिसर करेगा। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर मेरठ में कोई अपराध हुआ है तो इलाहाबाद का पुलिस ऑफिसर इंचार्ज किसी पुलिस स्टेशन का वो नहीं कर पाएगा। तो वो कैसे तय होगा? वो तय होगा एज पर द jurisdiction of the courts डिसाइडेड बाय सेक्शन 177 से लेकर 189 तक। 177 से लेकर 189 तक में वह डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन सा अपराध किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, मतलब भौगोलिक, और हर न्यायालय से अटैच होते हैं पुलिस स्टेशंस, थाने। तो जिस न्यायालय से जो थाना अटैच्ड होगा वही थाने वाला करेगा, और कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो डिसाइड करेगा कि किस जगह पर वह मुकदमा हुआ लगा, उस अपराध हुआ है तो किस न्यायालय के पास जाएगा वो। इलाहाबाद में अगर करलागंज जो एरिया है उस जगह हुआ है अपराध, तो करलागंज थाना करेगा, मतलब कॉग्निजेंस लेगा, ट्रायल क्या कहते हैं वो न्यायालय करेगा, और उस न्यायालय किस न्यायालय में ये थाना आता है तो उस थाने को मिलेगा। मतलब jurisdiction is basically decided as per the jurisdiction of the court। वो अपराध जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है उसी न्यायालय से संबंधित जो थाना होगा वही जांच करेगा, जो कि 156 में लिखा हुआ है कि एज पर चैप्टर 13 मतलब 177 से लेकर 189 तक। तो देयर आर लिमिटेशंस ऑन द इन्वेस्टिगेशन। तो पहला लिमिटेशन है व्हेन द इन्वेस्टिगेशन विल स्टार्ट, वो क्लियर है। दूसरा, विच पुलिस ऑफिसर विल कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा, किस जोग्राफिकल क्षेत्र का, किस थाने का। पहले तो कौन सा ऑफिसर करेगा, फिर तीसरा कैटेगरी है किस थाने का, करलागंज थाने का कि कटरा का कि कहाँ कहाँ का। ये कंडीशंस आपकी हैं इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स क्या है, प्रोसीजर आपका 157 में ही दिया हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स क्या है,
इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स आपके हैं। पहला, जैसे ही सूचना मिलेगी पुलिस ऑफिसर को और उस कृत्य के बारे में वह पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पर अपराध हुआ है, तो पहला काम करेगा वो, ही विल इमीडिएटली सेंड अ रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन का जो पहला स्टेप है वह उस मजिस्ट्रेट को बताता है, रिपोर्ट भेज देता है कि भाई यहाँ अपराध हुआ है और इन्वेस्टिगेशन होने जा रहा है। फिर जिस स्थान पर अपराध हुआ है वहां पर वो स्वयं जाएगा या अपने सबॉर्डिनेट अधिकारी को भेज सकता है, लेकिन शर्त वही है कि ऐसे अधिकारी के पास नहीं भेजेगा जिससे कम के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा, वो स्पॉट पर जाएगा, जाने के बाद चीज़ों का पता लगाएगा और अगर संभव होगा तो किन लोगों ने किया है वही पता लगाएगा और उनको अरेस्ट करने का प्रयास करेगा। और फिर जो इन्वेस्टिगेशन की अदर तरीके हैं, अदर स्टेप्स है, उसको फॉलो करेगा। स्टेटमेंट्स लेना, सर्च करना, रिकवरी करना, जब्ती करना, ये सारी बातें, और अल्टीमेटली ले आकर अपनी रिपोर्ट 173(2) में पेश कर देगा, अपना ओपिनियन बनाकर कि चार्जशीट को किया जाए कि छोड़ दिया जाए। ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का स्टेप्स है। स्टेप्स क्या है? रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट, प्रोसीड टू द स्पॉट, ascertain the facts circumstances, discover and arrest the offenders, and then conduct the investigation like taking statements, search, seizure, recovery, और लास्ट में फिर to formulate an opinion on the basis of the collected material that what type of offense the accused persons have done। वो अपनी राय कायम करेगा, जो भी उसके पास जो भी मटेरियल उसने एकत्रित किया हुआ है उसके आधार पर अपनी राय बनाएगा कि उन्होंने अपराध किया है कि नहीं किया है, और किया है तो कौन सा अपराध किया है, किसमें इनको आरोपित किया जाए, कौन सी चार्जशीट लगाई जाए। यहाँ तक ये पूरा प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन है, और ये सारा चीज जो आपका है सेक्शन 154 से लेकर 178 के बीच में सारी प्रक्रिया दे रखी है। तो सारा प्रोसेस आपका 154 से लेकर वहां तक। सर्च एंड सीजर के कुछ एस्पेक्ट्स पहले भी हैं, अरेस्ट के प्रोविजंस पहले हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर आपका है वो 154 से लेकर 178 के बीच में है। लेकिन अरेस्ट के क्या सिस्टम होगा, सर्च का क्या सिस्टम होगा, जब्ती का सिस्टम क्या होगा, सीजर, ये सारी चीजें पहले डिस्क्राइब्ड है, तो हम लोग 1 बाय 1 आएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन क्लियर है, कंप्लीट। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंक्वेस्ट, इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये बात अब क्लियर होनी चाहिए कि अन्वेषण क्या है तथा यह इंक्वेस्ट, ट्रायल और इंक्वायरी से कैसे अलग है। इन्वेस्टिगेशन की क्या परिभाषा है? इन्वेस्टिगेशन में जो केस लॉ पहला है कि इट हैव टू बी फेयर एंड इफेक्टिव फॉर द विक्टिम एज वेल एज द एक्यूज्ड पर्सन, दोनों के लिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के कितने पार्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन का पावर का प्रोविजन कहाँ है, 156 में है, प्रोसीजर कहाँ है, 157 में है। फिर नेक्स्ट बात आती है इन्वेस्टिगेशन कब इनिशिएट होगा, 4 स्टेप्स हैं। कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर, वो अलग चीज है, पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज या उसका सुपीरियर ऑफिसर, या फिर वह ऑफिसर इंचार्ज डेप्यूट करे किसी अपने सबॉर्डिनेट को। और नेक्स्ट, किस क्षेत्र का पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेट करेगा, ये जाए। ये बना के आपका अगर क्वेश्चन आता है इन्वेस्टिगेशन का, ये उसका कंप्लीट आपका फुल क्वेश्चन आंसर होगा। ये तो कंप्लीट एक ऐसे आपका हो गया इन्वेस्टिगेशन पर। अब इन्वेस्टिगेशन के जो अलग अलग पार्ट हैं, अरेस्ट का प्रोविजन, सर्च,
सीजर, स्टेटमेंट्स 161, 164, एफआईआर, फाइनल रिपोर्ट 169 और आपका 173, चार्जशीट 170 एंड 173। तो हर एक पर भी अलग अलग फुल क्वेश्चन आता है। तो इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा हम लोग को भी टाइम देना पड़ेगा, एक दो लेक्चर लगेगा, तब जाके टॉपिक आपका क्लियर होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा कॉग्निजेंस, जो संज्ञान लेने की प्रक्रिया है, और ट्रायल। सबसे ज्यादा प्रश्न ट्रायल से आते हैं, ट्रायल आपका आसान है, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा समझना कठिन है। क्लियर बात ये। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा ना कि आपने कि इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होगा, when the police officer receives the information and that information is recorded, उसके बाद ही क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है। दैट मीन्स जो पहला स्टेप है दैट इज एफआईआर। हम लोग एफआईआर से स्टार्ट लिखे रहे, तो पहले तो देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर। अगर एफआईआर के बारे में प्रश्न आता है कभी, तो आपको लिखना पड़ेगा पहले ये लिखिए, एफआईआर इज एन इंफॉर्मेशन which sets criminal law in motion। एफआईआर एक ऐसी सूचना है जो आपराधिक विधि को हरकत में ला देता है। अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन which is the basis of a trial starts when the police officer in charge receives an information। और अन्वेषण जो कि विचारण का आधार है, वह तभी होता है जब किसी अपराध के बारे में सक्षम पुलिस अधिकारी को या पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को उसकी सूचना मिलती है। एंड दिस इंफॉर्मेशन on the basis of which investigation is initiated by the police officer in charge is termed as first information report। और वह हिंदी में लिखिए, वह सूचना जिसके आधार पर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज अन्वेषण प्रारंभ करता है, उसी को फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। दिस हैज बीन डिफाइंड और एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी 1973। तो क्लियर है ये। अब 154 में क्या हम लोग आगे भी आ रहे हैं। तो एफआईआर क्या है, एफआईआर इज बेसिकली द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जिस फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू द ऑफिसर इंचार्ज जिस पर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा पुलिस ऑफिसर। दैट मीन्स वह ऑफेंस
कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, अर्थात वो अपराध संज्ञेय अपराध होना चाहिए, तभी तो राइट मिलेगा उसको। तो एफआईआर का मतलब ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है। वो अभी लिखे, मैं समझा रहा हूँ आपको, अभी लिखेंगे नहीं। इससे पहले वर्ड लिखा दिया कि इंफॉर्मेशन वह सूचना है जिसके आधार पर कि पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसमें ऑटोमेटिकली शामिल है कि वो अपराध संज्ञेय अपराध है, जो हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो यहाँ तो क्लियर है ये कि इंफॉर्मेशन के आधार पर ऐसा होता है। अब इंफॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकती है? इंफॉर्मेशन जो आपको है कितने तरीके की हो सकती है? देखिए, यह सूचना कोई भी व्यक्ति अपने स्वेच्छा से दे सकता है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज वॉलंटरली, बट in certain cases every person is bound to give information to the police officer in charge, but with respect to certain offences a person is bound to give information to the police officer in charge। यह पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को जो यह सूचना, जिसको कि हम प्रथम सूचना रिपोर्ट कह रहे हैं, वह स्वेच्छा से होती है, लेकिन कुछ प्रकार के अपराधों में व्यक्ति का यह ड्यूटी है, ही इज लीगली बाउंड, वह वैधानिक रूप से बाउंड है कि वह अगर वह उस प्रकार वह अपराध घटित होता है तो उसकी सूचना वह पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को देगा, और नहीं देगा अगर, तो उसके लिए बकायदा पनिशमेंट है। पनिशमेंट कहां पर है? बैरेक लाएं आप लोग, तो देखिए तो सेक्शन 176 आईपीसी और सेक्शन 202 आईपीसी में कौन सजा है? 176 और 202 में कौन सी पनिशमेंट है? Which punishment is has been prescribed in section 176 and 202? तो इन्वेस्टिगेशन के कंटेक्स्ट में हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टिगेशन तब स्टार्ट होगा जब पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इंफॉर्मेशन मिलना दैट इज बेसिकली एफआईआर, जो कि रिकॉर्ड होगी जैसा कि 154 में लिखा हुआ है। और इस इंफॉर्मेशन को अगर कहीं पर कोई कृत्य हुआ है, कोई अपराध हुआ है, तो उस अपराध के बारे में कोई व्यक्ति, जैसे कि आपको फ्रीडम है, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो कोई चीज़ किसी को बताए चाहे ना बताए, तो अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी सूचना वह पुलिस अधिकारी को देगा। वह पुलिस अधिकारी को देने का जो उसका सूचना देने का जो राइट है वह स्वेच्छा से होगा, चाहे तो ना भी दे। कोई अपराध आपने कहीं पर होते हुए देखा, आपकी मर्जी है जाके आप इन्फॉर्मेशन ना दें, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट होगा। इन्फॉर्मेशन हैज टू रीच टू द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज। तो किसी अपराध की सूचना देना किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर करता है, बट इन सर्टन केसेस अ पर्सन इज बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन, मतलब उसकी सूचना देना आवश्यक है। दैट मीन्स एफआईआर वो लिखा जाएगा, मतलब एफआईआर कराना जरूरी है, भले आप उस अपराध से संबंधित हो चाहे ना हो। नहीं करेंगे, नहीं आप सूचना देंगे पुलिस ऑफिसर को उस प्रकार के अपराध की, तो आपको दंड है
सेक्शन 176 आईपीसी और सेक्शन 202 में। अब देखें तो सेक्शन 39 में क्या है। सेक्शन 39, सेक्शन 39 इसमें नोट करिए। सेक्शन 39, सेक्शन 39 में उन प्रकार के अपराधों का डिस्क्रिप्शन है कि अगर वो अपराध घटित होते हैं तो व्यक्ति तो कोई भी व्यक्ति लीगली बाउंड है उसकी सूचना देने को पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को। सेक्शन 39 इसमें आपका फ्रीडम नहीं है, ये आपकी मर्जी पर नहीं है। यू डोंट हैव ऑप्शन नॉट टू इन्फॉर्म, आपको इन्फॉर्म करना ही करना। सेक्शन 39 क्या लिखा हुआ इसमें, एवरी पर्सन, इसमें कोई वो हर व्यक्ति का अधिकार है जिसको जानकारी लगे। तो लिख लीजिए कमीशन और इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट। तो दोनों चीज, केवल दो वर्ड लिखिए आप, कमीशन और इंटेंशन। अगर किसी व्यक्ति को पता लगता है कि उस व्यक्ति ने वो अपराध किया है या उसको उस व्यक्ति का इंटेंशन है वो अपराध करने का, तब भी आप लीगली बाउंड है जाके पुलिस ऑफिसर को बताएं। कौन सा अपराध है वो कैटेगरी आपका लिखा हुआ है, देख लीजिए पूरा। तो पहली चीज सेक्शन 39 में वो अपराध दिए हुए हैं इन विच एवरी पर्सन इज लीगली एंड ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज अबाउट द कमीशन ऑफ द क्राइम और इंटेंशन ऑफ द क्राइम, इंटेंशन ऑफ द पर्सन टू कमिट द क्राइम। अगर किसी व्यक्ति को पता लगता है कि ये अपराध हुआ है या किसी ने किया है, जाकर सूचना देगा, या उसको लगता है, पता लग जाता है कि इस व्यक्ति का इंटेंशन है ये अपराध करने का, तो भी सूचना जाके देगा वो। तो सेक्शन 39 में जो अपराध दिए हुए हैं उस अपराध में अ पर्सन इज बाउंड टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर। अपराध घटित होता है तब भी, और उस अपराध को करने का अगर इंटेंशन है उसकी जानकारी हो जाती है तब भी। ठीक, बट नेक्स्ट आइए, सारे अपराध लिखने के बाद जो 12 नंबर के बाद देखिए लिखा हुआ है शैल। शैल मतलब वो ड्यूटी बाउंड है। एक्सेप्शन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, लेकिन अगर उसके पास अगर युक्त कोई कारण है तब उसको छूट है उसकी सूचना ना देने की। मतलब नियम यह है कि हिज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर फॉर कमीशन और इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंसेस गिवन इन सेक्शन 39। ही शैल गिव, एवरी पर्सन शैल गिव। छूट कहां पर है, अगर उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है तभी उसको इंफॉर्मेशन ना देने की छूट है। अब रीजनेबल एक्सक्यूज क्या होगा, ये फैक्ट टू फैक्ट डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिए अगर वो बताता तो उसके जान को खतरा था, कहीं पर हत्या हो रही है या कहीं मान लीजिए इन अपराधों में आता है, लेकिन उसको खुद डर है किसी बात का, या कोई भी कारण, जो भी रीजनेबल कारण उसके पास होगा तभी उसके पास छूट है ना बताने का। तो सेक्शन 39 याद रखना है, इसमें ड्यूटी बाउंड है। एवरी पर्सन शैल इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर फॉर द कमीशन एज वेल एज इंटेंशन एक्सेप्ट देयर इज रीजनेबल एब्सेंस ऑफ, मतलब इफ देयर इज रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर उसके पास युक्त कोई कारण है तभी उसको छूट मिला हुआ, अदरवाइज नहीं। तो दो बातें याद रखना आपको, कमीशन और इंटेंशन दोनों है, कंपलसरी है। छूट कब मिला हुआ है, जब उस व्यक्ति के पास युक्त कारण है। पॉइंट वाइज लिख लीजिए, युक्त कारण है, और यह सूचना वह किसी को भी दे सकता है,
मजिस्ट्रेट को भी या पुलिस को भी। सेक्शन 13 वाली इन्फॉर्मेशन वो चाहे तो मजिस्ट्रेट को दे दे या पुलिस को दे दे। तो सेक्शन 39 में 5 बातें याद रखिएगा। कमीशन एवरी पर्सन है, कमीशन का है, इंटेंशन का है, शैल है, ड्यूटी बाउंड है, एक्सेप्ट जहां पर रीजनेबल एक्सक्यूज को छोड़कर, और ही कैन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम एज गिवन सेक्शन 39 टू द मजिस्ट्रेट और द पुलिस। यह सूचना या तो मजिस्ट्रेट को दे दे या पुलिस को दे दे। ये 5 बातें आप करके लिख लीजिए। क्लियर है? और ऐसा कोई अपराध जो हिंदुस्तान के बाहर हुआ है और आपको उसकी जानकारी लग जाती है, तो उस पर भी आपकी ड्यूटी है पुलिस या मजिस्ट्रेट को बताना। अगर वो अपराध आईपीसी के तहत ऐसा माना जाएगा कि वो हिंदुस्तान में हुआ है। जैसे मानिए कि इंडियन एम्बेसी, जो भारत की एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसमें 2 लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि हमको भारत पर आक्रमण करना है, तो वहां पर ड्यूटी बाउंड है, वह जिस व्यक्ति को पता लगता है कि मजिस्ट्रेट या पुलिस किसी को बताए। तो सेक्शन 39 क्लियर है? वो सेक्शन 157 से जुड़ा हुआ है, सेक्शन 154 से जुड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। कमीशन ऑफ द ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड है व्यक्ति, उसकी बात कर रहा है सेक्शन 39 में। मतलब एफआईआर लिखाना उस व्यक्ति को जरूरी है। अब जरा सेक्शन 40 पर आ जाइए। सेक्शन 40 में भी एवरी ऑफिसर, सेक्शन 40 किस लिए है? बेसिकली विलेज ऑफिसर्स के लिए है। ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन द कलेक्शन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। कुछ अधिकारी जो गांव से संबंधित हैं, उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। दे आर ड्यूटी बाउंड। उसमें कई बातें, अगर स्टोलन प्रॉपर्टी देखता है, तमाम चीजें हैं, तो वो आप लोगों को देखना है सेक्शन 40। सेक्शन 39 और सेक्शन 40 में ड्यूटी बाउंड है, आप पुलिस को या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना कि ऐसा 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 हुआ। नहीं करने पर सेक्शन 39 और सेक्शन 40 में जो दायित्व दिया गया है व्यक्तियों पर, अगर कोई व्यक्ति नहीं उसका पालन करता है, then he or she shall be punished as per section 176 and section 202 of IPC। क्लियर है बात? ये तो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित आपका जो इन्फॉर्मेशन है 157 में है कि इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होगा। इन्फॉर्मेशन किस रूप में आएगी? 154 एफआईआर के रूप में आएगी। एफआईआर, कोई अपराध कहीं पर हुआ है तो कोई व्यक्ति अपराध वॉलंटरीली लिखा सकता है। आपने अपराध देखा, जाके बता दिया। मन करे तो आप नहीं भी बता सकते। कोई अपराध आप कहीं देख रहे हैं, हो सकता है आप ना बताएं। आप पर कोई कंपलसरी लीगल बाउंडेशन नहीं है कि आप जिस कृत्य को देखें, इस अपराध को देखें, आप जाके पुलिस को या मजिस्ट्रेट को बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन जो अपराध सेक्शन 39 में डिस्क्राइब्ड है, वो तो आपको बताना पड़ेगा, एक्सेप्ट जो कंडीशन है। सेक्शन 40 में विलेज ऑफिसर्स, जो विलेज एम्प्लॉयड हैं, उनको बताना जरूरी है, नहीं तो फिर सजा आपकी है। क्लियर है? इसी के साथ ही एक चाहे बहुत छोटा चीज है, लिख ले, याद रहेगा। मजिस्ट्रेट और पुलिस को एड देना। किस समय व्यक्ति पुलिस की या मजिस्ट्रेट की सहायता देने के लिए बाउंड है, वो आपका सेक्शन 37 एंड 38 देख लीजिए। वो आपका सेक्शन 37 और 38, क्योंकि याद रहेगा आपको, इसके साथ पढ़ लेंगे अभी। तो सेक्शन 37 38 बेसिकली
every person is bound to give help assistance to the police or the magistrate. तो पुलिस या मजिस्ट्रेट को हेल्प देने की बात सेक्शन 37 में और सेक्शन 38 में है। तो वो क्या है वो अंदर देख लीजिए, केवल आपको पढ़ना है। तो 36, 37, 38, 39, 40। 36 में क्या लिख लीजिए, तो सेक्शन 36 लिखिए। सेक्शन 36 में है कि सुपीरियर ऑफिसर्स will have those powers which are available to the officer in charge of police station। मतलब जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसके अधिकार, जो अधिकार मिले हुए हैं, उस अधिकारों का प्रयोग सुपीरियर ऑफिसर्स भी कर सकते हैं, सेक्शन 36 में है। तो 156 और 157 में यह है कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज इन्वेस्टिगेट करेगा, दैट मीन्स सुपीरियर ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो बात 36 में है। 37, 38 में क्या है, मजिस्ट्रेट और पुलिस को असिस्ट करना, सहायता देना, मतलब इन्वेस्टिगेशन दौरान ही बात होगी। 37, 38 में पुलिस और मजिस्ट्रेट को असिस्ट करने की जिम्मेदारी लोगों पर दी गई है। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो, अरेस्ट करने में हो, या कुछ और वारंट एग्जीक्यूट करने में हो, तमाम चीजें। 37, 38। 37 और 38 का पालन अगर आप नहीं करता है कोई व्यक्ति, जो लीगल ड्यूटी 37, 38 में दिया हुआ है, उसको अगर कोई वॉयलेट करता है तो सजा दे रखा है सेक्शन 187 आईपीसी में। तो सेक्शन 36, सुपीरियर ऑफिसर्स कैन एक्सरसाइज द पावर अवेलेबल विद द ऑफिसर इन चार्ज। 37, 38 में क्या है, लीगल ड्यूटी टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट और द पुलिस। नहीं करने पर, इसका वॉल्यूशन उल्लंघन करने पर सजा है 187 आईपीसी में। फिर आइए आप 39 और 40 में क्या है, लीगल ड्यूटी टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पुलिस और द मजिस्ट्रेट। पुलिस या मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देने की ड्यूटी है किसी अपराध के घटित होने के संदर्भ में। मतलब आपको एफआईआर लिखानी पड़ेगी, जो आप जो कहेंगे वो स्टेटमेंट एफआईआर रूप में लिखा जाएगा। 39, 40 में, तो 39, 40 में का पालन उल्लंघन करने पर सजा आपकी है 176 में और 202 में। ये चार सेक्शंस आपके ऐसे क्लियर हो गए, 36, 37, 38, 39, 40। देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 120 सवाल आता है, कितना आता है, 150 कि 120? 150 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से कम 50 सवाल ऐसे होते हैं पीसीएस जे प्रीलिम्स में जो कि डायरेक्ट सेक्शंस के ऊपर आते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जोर रहता है कि ज़्यादा से हम केस लॉ, नए केस लॉ ढूंढते रहते हैं लास्ट तक, और नए केस लॉ हार्डली 3, 4 या 5 ही आएंगे। तो कहीं तो आप पढ़ के जाएंगे तो उसका एग्जाम मिल जाए, हो सकता है कहीं एकदम नए केस है जो पता ही ना आपको, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो 40 सवाल कम से कम आता है 150 में से, जितने आपके 10 एक्ट हैं, सीधे बेयर एक्ट के सेक्शन से 21 सेक्शन में है, या थोड़ा सेक्शन का डिस्क्रिप्शन, उस 40 में से ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, एवरी कैंडिडेट 10 सवाल गलत कर देता है। तो जो चीज एकदम शॉर्ट किताब में दे रखी है उसको तो सही कर लीजिए। तो सेक्शन का सवाल तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए, नॉट ए सिंगल, जो किताब में अवेलेबल है। अगर सेक्शन का सवाल गलत हो रहा है दैट मीन्स आपकी तैयारी में कमी है। नया केस लॉ आया, बाई चांस आपने नहीं पढ़ा, नहीं कर पाया, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन केस लॉ में अगर सेक्शन पर 40 सवाल तो 40 में 40 होना चाहिए, इसी में आप पास हो गए। हर क्वेश्चन में, जितने भी लॉ के पेपर हैं,
हर एक में अगर कोई सवाल पूछा गया है, उसका प्रोविजन अगर आपने लिख दिया, आधा काम तो आपका वहीं हो गया। प्रोविजन करेक्ट लिख लिया और एक केस लॉ भी हर आंसर में दे दिया, तो आपका आंसर एकदम 100% परफेक्ट है। रेस्ट अपना कंसेप्चुअल बात लिखिए या फैक्चुअल बात जो लिखना हो लिखिए। तो जहां जहां भी ग्रुप्स में सेक्शंस आते जाएंगे, उसको आप करते जाइए। और ज़्यादा सेक्शंस की दिक्कत आपको सीआरपीसी में ही आती है। आईपीसी आपको पूरा रट जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी लट जाएगा। सेक्शंस की प्रॉब्लम आती है ज़्यादा सीआरपीसी में, और आपके जो लोकल एक्ट्स हैं, क्योंकि लोकल एक्ट्स में तो बहुत कम कम सेक्शंस हैं, इसलिए एक बार करने में याद हो जाएगा, लेकिन गलत उसी में होता है। तो सीआरपीसी थोड़ा सा टाइम लेकर सारे सेक्शंस आप क्लैरिफाई कर लेंगे तो रट जाएगा आपको। और 36, 37, 38, 39, 40 ये ग्रुप आपका है। इनको जोड़ के पढ़ना है। सेक्शन 154, सेक्शन 155, सेक्शन 156, सेक्शन 157। तो क्लियर है आपका ये। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है जब इनिशिएशन ऑफ, जब उसके पास ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन आएगी तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी 154 में। 154 क्या है? द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स का मतलब ऑफेंस कैसा होगा? कॉग्निजेबल होगा, क्योंकि स्वतः स्वतः राइट मिलता है इन्वेस्टिगेट करने का कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही। यह इन्फॉर्मेशन आएगी कैसे? स्वेच्छा से कोई आके बता सकता है, कोई अपराध कहीं पर हुआ है, आगे बता दे। अब पुलिस ऑफिसर के ऊपर है, अगर कॉग्निजेबल हुआ तो 154 लिखेगा, अगर संज्ञेय अपराध नहीं हो तो 155 में ले जाएगा। लेकिन कुछ कृत्य ऐसे, कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें कि इंफॉर्मेशन देना, द पर्सन इज लीगली बाउंड टू इन्फॉर्म, क्योंकि सेक्शन 39 और सेक्शन 40 में। तो अब क्लियर हो गया आपका। इंफॉर्मेशन तक हम लोग पहुंच गए हैं। इंफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे रिकॉर्ड होगा। नाउ यू कम टू सेक्शन 154, जो आपका एफआईआर है। एफआईआर की पहले 4 लाइन में लिखा दिया आपको। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है एफआईआर में, फुल क्वेश्चन भी आता है, मतलब हाफ क्वेश्चन आएगा। देखिए जरा सवाल तो, व्हाट इज एफआईआर, व्हाट आर इट्स इंग्रेडिएंट्स। एफआईआर क्या है, उसके तत्व क्या है, एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। उसका महत्व क्या है, एंड व्हाट इज इट्स एविडेंशियरी वैल्यू। और एफआईआर का साक्ष्य के रूप में क्या महत्व है। और फिर लास्ट में लिखिए, इज इट मैंडेटरी फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एन एफआईआर। क्या किसी भी, क्या एफआईआर पंजीकृत करने के लिए पुलिस ऑफिसर इंचार्ज बाध्य है। कमेंट। ऐसे सवाल भी आ सकता है, क्योंकि इस पर एक मेजर केस लॉ आया है जो काफी चर्चा में रहता है हमेशा। तो क्लियर है आपका। अब आइए बैरेक निकालिए एफआईआर पर। देखिए एफआईआर पर पहले थोड़ा आपको एक आध मैं केस लॉ लिखा दूं पहले, फिर हम लोग बेयर एक्ट पर आएंगे। लिखिए, द एफ आई मैं लिखिए, द एफआईआर, बल्कि लिखिए आप, द इंफॉर्मेशन, एफआईआर द इंफॉर्मेशन recorded under section 154 on the basis of which a police officer is empowered to investigate is called an FIR.
ऐसी सूचना जो धारा 154 के अंतर्गत अभिलिखित करी जाती है, जिसके आधार पर पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्गत लिखिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल संज्ञेय अपराध की ही लिखी जा सकती है। FIR is recorded only of an cognizable offense. And after this, the police officer is duty bound to investigate. The police officer is empowered as well as duty bound to investigate. मतलब पहली चीज, जो सूचना 154 धारा 154 में रिकॉर्ड होती है उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। यह केवल संज्ञेय अपराध में हो सकती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को अन्वेषण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्लस इस फाइनल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखने के बाद ऑफिसर इंचार्ज ड्यूटी बाउंड भी हो जाता है, विधिक रूप से वह बाध्य हो जाता है, विधिक रूप से बाध्यकारी है उसके ऊपर कि वह अब अन्वेषण करेगा। उसको अधिकार भी मिलता है प्लस ड्यूटी दोनों मिलती है। पावर एंड ड्यूटी बोथ। ड्यूटी बाउंड है, अगर FIR लिख गई है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है ही। पुलिस ऑफिसर इंचार्ज मना नहीं कर सकता है या उसको लिंगर ऑन नहीं कर सकता है या ये नहीं कर सकता नहीं करेंगे इस पर। FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन का पावर तो मिलता ही मिलता है, लेकिन ड्यूटी बाउंड भी कर देता हो कि इन्वेस्टिगेशन आपको करना ही करना है। तो बेसिकली 4 इसके महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली चीज तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उस अपराध की वह पहली सूचना होनी चाहिए। दूसरा, वह संज्ञेय अपराध होना चाहिए। तीसरा, उससे अन्वेषण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और चौथा, प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को विधिक रूप से बाध्यकारी भी कर देता है अन्वेषण करने के लिए। ये 4 इसके मेन फीचर्स हैं। अब एक जो इशू बार बार आता है, किसको आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहेंगे? किसी अपराध के संदर्भ में कौन सी पहली सूचना होगी? कोई कृत्य कहीं पर हुआ, किस सूचना को आप पहला मानेंगे? जैसे मान लिया कि कहीं पर किसी जगह पर एक चौराहे पर अपराध हुआ, एक व्यक्ति आया, पुलिस ऑफिसर बोला कि भाई वहां तो हत्या हो गई, चल दिया वहां से। फिर कुछ देर बाद कोई व्यक्ति आया कि भाई मैं वहां खड़ा था, ऐसे ऐसे ये चीजें हुई और वहां पर दंगा फसाद भी हो गया, लोग हत्या हो गई, ऐसे ऐसे करके। तो प्रथम सूचना किसको मानेंगे, ये एक विषय रहता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्रथम सूचना किसे मानेंगे आप। जो 154 में लिखा जाएगा वो प्रथम सूचना होगी, FIR उसे ही कहेंगे आप। सेकेंड इंफॉर्मेशन का FIR नहीं हो सकता है। सेकेंड इंफॉर्मेशन अगर किसी अपराध को लेकर है तो उसका FIR नहीं लिखा जा सकता है, पहली सूचना ही इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन कौन सी सूचना प्रथम सूचना होगी, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा काम रहता है, जिसको आपको ज़्यादा से बुद्धि नहीं लगानी है, सीधे केस लॉ लिख लीजिए और एग्जाम में लिखाना है। लिखिए,
which statement which statement will be considered as first information depends upon the statement which creates the circumstances on the basis of which the police officer proceeds for investigation। देखिए केस लॉ का नाम लिख लीजिए, पटाद PATTAD, अमरपा, पट्टद अमरपा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, पट्टद अमरपा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो क्या समझ में आया आपने? देखिए सामान्यतः तो जो पहले इंफॉर्मेशन जो पहले सबसे ज्यादा सामान्यतः तब वही होता है जो कोई व्यक्ति अगर किसी अपराध के बारे में सबसे पहले जाकर सूचना देता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन वही होती है। लेकिन इसका मापदंड क्या है कि किसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन मानेंगे और किसको 154 में रिकॉर्ड किया जाएगा। वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन सा स्टेटमेंट है जिसने वह परिस्थितियां पैदा कर दी जिससे कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस ऑफिसर जा सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा, ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा। सिंपली आपको लिख देना है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इट इज नॉट नेसेसरी कि किसी कृत्य के बारे में जो सबसे पहले आगे कोई चीज बताएगा वही फर्स्ट इंफॉर्मेशन माना जाएगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसे माना जाएगा, 154 में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, वह स्टेटमेंट जिसने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिससे कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अब जा सकता है। मतलब ऐसे उसने इंफॉर्मेशन दे दिया जिस पर कि अब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा सकता है, तो वह इंफॉर्मेशन FIR हो जाएगी। क्लियर है? कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर किसी घटना पर गया, कहीं पर कोई घटना घटी, पुलिस ऑफिसर वहां गया, देखा, वहां चला आया, उसके बाद कोई व्यक्ति आया और बताया साहब वहां हम ऐसे ऐसे गए थे और ये अपराध हुआ, इन लोगों ने तमाम चीजें। तो वो पहले ही वो जा चुका है उस घटना पर, लेकिन वहां जाने के बाद उसने कोई इन्वेस्टिगेशन का अपने दिमाग में नहीं बनाया, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन की परिस्थितियां पैदा हुई। वो जब व्यक्ति को दूसरा आया उसने उसे पूरा बताया, उसने इन्वेस्टिगेशन की परिस्थितियां पैदा कर दी। तो उस जो व्यक्ति बाद में आया था उसके स्टेटमेंट को उसको FIR माना गया और उसको दर्ज किया गया 154 में। तो बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसे मानेंगे दैट स्टेटमेंट which creates circumstances on the basis of which the police officer in charge proceeds for investigation। क्लियर है बात? ये केवल आपको एक केस लॉ याद रखना है, मतलब 4 पॉइंट बता दिए पहले, केस लॉ याद रखना है और ये 2 लाइन आपको लिख देना है। सेकेंड लिखिए, इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट एवरी डिटेल्स शुड बी देयर इन द FIR। और यह भी आवश्यक नहीं है कि FIR में उस अपराध संबंधित सारी विस्तृत जानकारियां हों।
सारी विस्तृत सूचनाएं हो। डिटेल्स ऑफ द ऑफेंस, देयर इज एवरी डिटेल ऑफ द ऑफेंस हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। एफआईआर उसे माना जाएगा जिसमें यह पर्याप्त, वह सूचना इतनी पर्याप्त है जो कि यह दर्शाती है कि संज्ञेय अपराध हुआ है और उस पर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। इतना अगर है, दैट इज एफआईआर। एफआईआर में एक एक व्यक्ति का नाम हो कि इसने ये क्राइम किया है, वहां हुआ है, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सारा डिटेल हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर डिटेल है तो ठीक है, नहीं है तब भी एफआईआर की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि उस सूचना से यह क्लियर हो जा रहा है कि हाँ संज्ञेय अपराध हुआ है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। किसने किया है, कब आया है, कब हुआ है, ये तो चीज इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। तो लिखिए, केस लॉ का नाम लिखिए, उमर मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उमर मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। The Supreme Court held that the FIR need not contain the details of the whole case. तो क्लियर आपको जाना चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी डिटेल इज गिवन इन द एफआईआर। तो दो कंडीशन है आपकी, पहला कि पहला ही इंफॉर्मेशन है, पहली सूचना है, वही एफआईआर होगी, दैट इज नॉट नेसेसरी, बट इन मोस्ट ऑफ द केस ऐसा होता है। बट रियल टेस्ट इज that information which creates the circumstances on the basis of which the police officer in charge proceeds on investigation। तो मैंने आपको केस लॉ लिखा दिया, ऐसा आपको रट लेना इस बात को। सेकेंडली, इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी डिटेल इज गिवन इन द एफआईआर। इतना पर्याप्त है अगर उसमें सूचना में दे रखा है कि एक संज्ञेय अपराध हुआ है और उसमें अन्वेषण की आवश्यकता है, इतना अगर डिटेलिंग है तो दैट इज सफिशिएंट। उसका केस लॉ मैंने आपको लिखा दिया। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, देयर इज नो वर्ड लाइक रीजनेबल। लॉ में अक्सर होता है युक्त युक्त, हर चीज जब तक रीजनेबल नहीं होगी दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(1) है फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन का, आपका देखोगे आप, द रेस्ट्रिक्शन हैज टू बी रीजनेबल। जो निर्बंधन है वह युक्त युक्त होना चाहिए, तभी आप किसी की अभिव्यक्ति को रोक सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल द रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो लॉ में हर जगह रीजनेबल वर्ड आता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, द लॉ शुड बी रीजनेबल। आर्टिकल 21 क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रीजनेबल लॉ होना चाहिए। लेकिन एफआईआर में ऐसा कहीं नहीं है, दैट कि इंफॉर्मेशन शुड बी रीजनेबल। केवल यह सूचना होनी चाहिए कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है और उस पर अन्वेषण की आवश्यकता है। द टर्म इंफॉर्मेशन इज नॉट क्वालिफाइड बाय द वर्ड रीजनेबल। जो शब्द आपका सूचना है उसके पहले युक्त युक्त नहीं लिखा हुआ है। तो फॉर एफआईआर टू बी रिकॉर्डेड इन सेक्शन 154 सीआरपीसी इट इज नॉट नेसेसरी दैट द इंफॉर्मेशन शुड बी रीजनेबल। युक्त युक्त होना आवश्यक नहीं है, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए केस लॉ भी लिख लीजिए इसका, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। In this, the Supreme Court held that it is the duty of the police officer to record
a statement as FIR in section 154 if that statement discloses that a cognizable offence has been committed. स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भंसलाल वाद में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय क्या सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पुलिस ऑफिसर का यह कर्तव्य है कि हर उस सूचना को 154 में दर्ज करे अगर वह सूचना यह दर्शाती है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी ये नहीं है या उसका कोई राइट नहीं है उसको कि यह तय करे कि दिस इंफॉर्मेशन रीजनेबल और नॉट। उसको इस बात को तय करने का अधिकार नहीं है कि वह सूचना युक्त है कि नहीं है। He has to see whether the information discloses cognizable offence or not. युक्त है, सही है, गलत है, सब जांच करने का राइट उसको नहीं है। FIR लिखते समय FIR लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन करे वो, अब बाद में पाता है कि गलत है सही है तो जो भी रिपोर्ट लगाना रिपोर्ट लगाए, बट ही इज ड्यूटी बाउंड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। ठीक, अब लास्ट जो मैंने आप लोगों को सवाल दिया था मैंडेटरी वाला, तो केस लॉ लिख लीजिए, कहीं आप लोगों ने सुना भी होगा, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी FIR को लेकर। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में क्या हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या रूल्स ले डाउन किए गए, दैट विल डिस्कस टुमारो। एक सवाल लास्ट में लिख लीजिए, पहले हम लोग कर चुके हैं। with which aspect Article 132 and 143 of Constitution of India related? अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान के किस पहलू से संबंधित हैं और इनमें संवैधानिक पीठ और संवैधानिक पीठ में न्यायाधीशों की संख्या के संदर्भ में क्या प्रावधान है। व्हाट इज द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन दीज आर्टिकल्स एंड द नंबर ऑफ जजेस इन दीज आर्टिकल्स। क्लियर? तो जो हमने कल किया, थोड़ा सा कल बहुत डिटेल में किया था, उसको थोड़ा बहुत आज रिपीट किया है और कुछ आ गया, तो हम लोग FIR का जो पार्ट बचा हुआ वो डिस्कस करेंगे, प्लस एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और लिख लीजिए, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण क्या है और अन्वेषण के विभिन्न पहलू क्या है। सेकेंड, व्हाट इज FIR एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। दो क्वेश्चंस का उत्तर भी करिएगा। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? बंद करें? ओके, चलिए, गुड नाइट।